पूर्णिया में कल तक, आज सुबह तक इस प्रकार का वातावरण बना था कि पप्पू यादव निर्विवादित रहे, लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। अच्छा। अभी दोपहर के बाद से जो बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उसमें हमको लगता है कि जदयू की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। बहुत सारे लोग उनके पक्ष में लिख रहे थे, उनकी एक छवि निखारी जा रही थी पप्पू यादव की, लेकिन वो छवि शायद काम नहीं आई है। नहीं आई है। तो और बीमा भारती, तेजस्वी यादव तो पूरा जान लगा दिए। बीमा भारती के कुछ वोट पप्पू यादव जरूर ले गए, मतलब समीकरण पूरा तोड़ लिया। हाँ, बिहार की लड़ाई है। लड़ाई है। तारिक अनवर फाइट दे रहे हैं। तारिक अनवर दोनों के बीच लड़ाई तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। कोई भी जीत सकता है, लेकिन देखिए बहुत नज़दीक से जीत हार की बात। और किशनगंज की क्या है, वहाँ भी त्रिकोणीय मामला था। किशनगंज में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसी साहब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ होगा। विधानसभा में तो था। विधानसभा में कई कारण थे, लेकिन हमको इस बार इस चुनाव में वहाँ बहुत इम्पैक्ट होगा ऐसा नहीं लग रहा है। तो लगता है कांग्रेस का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हो सकता है। यदि वोटिंग घट गई है, इसका मतलब लोग निकले नहीं, छोड़ दिया, जाओ हम अपना काम करेंगे। भाजपा के वोटर ही नहीं निकले, हो सकता है। तो ये स्थिति है भागलपुर में। अजीत शर्मा के लिए माना जाए कि है कुछ फायदा है, निकल सकते हैं। पर स्थिति तो पहले से मजबूत है ही उनकी, पक्का। हाँ। और बांका का क्या है, वहाँ तो दो यादवों की लड़ाई है, लेकिन यादवों की लड़ाई में एक यादव ऐसे जो कभी न कभी जो भाजपा का जो मान बिंदु है, जो जिसको लोग मानते हैं, उन पर भी विपरीत टिप्पणी, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और आज पूरे देश में 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। बात बिहार की करें तो 40 सीटों में से 4 सीटों पर पहले फेज में चुनाव संपन्न हुए। मतदान प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा, लेकिन आज 5 सीटों पर चुनाव हुए। बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज की सीट। लेकिन देखिए, पिछली बार की तुलना में इस बार इन 5 सीटों पर मतदान प्रतिशत थोड़े बढ़े हैं, लेकिन अगर आप 2019 से इन 5 सीटों की तुलना कीजिएगा तो एक बार फिर आप कहिएगा कि मतदान प्रतिशत आखिरकार इतना नीचे क्यों गिर रहा है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो वोटिंग 6 बजे तक संपन्न हुई है और जो वोटर टर्नआउट के आंकड़े हमारे सामने निकलकर सामने आए हैं, उसमें पूर्णिया में लगभग 60% मतदान हुए हैं। पिछली बार की तुलना में यहाँ पर 5.5% मतदान कम हुआ है। वहीं कटिहार में इस बार 64.5% मतदान हुए हैं। पिछली बार की तुलना में लगभग 2% मतदान कम हुए हैं। किशनगंज में 64% मतदान हुए हैं, वहाँ यहाँ भी लगभग 2.5% मतदान कम हुए हैं। भागलपुर में 51% मतदान हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 6% मतदान कम हुए हैं। और बांका में 54% मतदान हुए हैं, यानी कि लगभग 4% मतदान 2019 की तुलना अगर करें तो यहाँ पर कम हुए हैं। यानी कि दोनों ही चरणों में जो मतदान का प्रतिशत है वो नीचे गिरा है। आखिरकार इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ इसके जो परिणाम होंगे वो निकल कर सामने आएंगे, तो इस तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा जी हैं। सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं इन 5 सीटों की लड़ाई को? 5 सीटों की लड़ाई को आप देखेंगे तो इस पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। जदयू पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग थी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन जब आप नीचे उतर करके देखते हैं तो कार्यकर्ताओं में सामंजस्य इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि जो किशनगंज का क्षेत्र ले लीजिए, किशनगंज जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इस बार मुसलमानों ने भी बहुत एग्रेसिव होकर के वोटिंग नहीं किया। वोटिंग प्रतिशत गिरने का जो एक अर्थ यह भी है, एक संकेत है कि मुसलमान वहाँ बहुत एग्रेसिव होकर के वोट नहीं कर रहे हैं। रही बात एक समीकरण, माई समीकरण की जो बात है, तो आप देखेंगे कि पूर्णिया में माई समीकरण में भी कहीं ना कहीं दरार है। पप्पू यादव आ गए हैं, तो वोटिंग प्रतिशत
कम होने का कारण एक यह भी है कि गठबंधन, या आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो केमिस्ट्री थी, पॉलिटिकल केमिस्ट्री यहाँ बदली है। तो एक कारण यह भी है, और दूसरा कारण है कि थोड़ी धूप गर्मी भी है। गर्मी बहुत ज़्यादा कारण नहीं माना जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह, कार्यकर्ता ही वोटर को बूथ तक ले जाते हैं, मतदान केंद्र तक ले जाते हैं, और कह सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में कार्यकर्ता ऊर्जा का स्रोत भी बनते हैं। तो कार्यकर्ता यदि उत्साहित नहीं है तो इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन को लेकर के भागलपुर में कांग्रेस के लोग हैं, तो एक प्रयास हो रहा है, तो वो भी वहाँ बहुत एग्रेसिव है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो सामान्य तौर से जो निकला वो निकला, जा कर के वोट दिया। एक पक्ष यह भी हो सकता है कि पहले एक समय होता था जब जैसे विधानसभा का चुनाव होता है तो बाहर से भी लोग आते हैं, आकर के वोट देते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिहार से बहुत सारे लोग रोजगार के लिए आज भी बाहर जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से। उधर के क्षेत्र के लोग कलकत्ता, आसाम जाते हैं, इधर के लोग दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो यह भी एक कारण है। तो ये तो वोटिंग प्रतिशत गिरने की जो कारण है वो हो गए, लेकिन जो रुझान आए हैं, जो मतदाताओं का जो व्यवहार रहा वोटिंग के दौरान में, तो उससे क्या माना जाए? क्योंकि 5 सीटों की लड़ाई है, 4 पर जदयू का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो क्या जो कब्जा है वो बरकरार रहेगा या दरकेगा? अभी देखिए, दोपहर के पहले तक ऐसा लग रहा था कि मतदान उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है, और आज का जो उनका भाषण है वह एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, और उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति को फिर से हावी होने वाली है, आगाह किया, इसे फिर से प्रभावी मत होने दो, नहीं तो तुम्हारा हक जो है, जो सही मायने में जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, तुम्हारा हक मारा जाएगा। एक बात है। तो ये जो भाषण जो है बहुत तेजी से उस क्षेत्र में भी, वहाँ भी लोग जो सूचनाएं आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषण लोग सुन रहे थे, और इसके बाद दोपहर बाद से मतदान में तेजी आई है। और तेजी आई तो लगभग मेकअप करने की बात हो रही थी, तो थोड़ी पिछले की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति आई। और हमको लगता है कि इसके बाद जो कार्यकर्ताओं में, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इंडिया के कार्यकर्ता हैं, उनमें जो शिथिलता थी वो फिर से ऊर्जा का प्रवाह हो चुका है। तो ये सीमांचल की आप बात कर रहे थे, 3 सीटों की लड़ाई है, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा? नए इस बार सांसद बनेंगे या फिर वही पुराने रिपीट हो जाएंगे? देखिए, पूर्णिया में कल तक, आज सुबह तक इस प्रकार का वातावरण बना था कि पप्पू यादव निर्विवादित रहे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। अच्छा। अभी दोपहर के बाद से जो बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उसमें हमको लगता है कि जदयू की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, और जो भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता जो अलग अलग थे, तो कोई न कोई उपाय अपना, जो बातें हुई हैं उसमें स्थिति बदल गई है। एक रात के बाद आप कह सकते हैं कि स्थिति बदल गई है। जिस प्रकार का इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप किया था सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे लोग उनके पक्ष में लिख रहे थे, उनकी एक छवि निखारी जा रही थी पप्पू यादव की, लेकिन वो छवि शायद काम नहीं आई है। तो और बीमा भारती, तेजस्वी यादव तो पूरा जान लगा दिए। बीमा भारती के कुछ वोट पप्पू यादव जरूर ले गए, मतलब समीकरण पूरा तोड़ लिया। हाँ, पूरा टूटे या नहीं टूटे, लेकिन बहुत वोट ले गए। ये भी कहा जाए कि दोनों की लड़ाई में संतोष कुशवाहा, अभी लड़ाई जदयू और पप्पू यादव के बीच है। इसमें दोनों में कोई जीत जाए, हाँ, लेकिन स्थिति बदल चुकी है। कटिहार के बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कटिहार में जो जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि कुछ, जो बहुत लंबे समय तक वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति से जो लड़ाई लड़े हैं लोग, तो उनका व्यक्तिगत लगाव भी है उस क्षेत्र में। तो कटिहार की लड़ाई है।
तारिक अनवर फाइट दे रहे हैं। तारिक अनवर दोनों के बीच लड़ाई तो है ही, इसमें कोई दो मत कोई नहीं, भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन अब देखिए बहुत नज़दीक से जीत हार की बात और है। किशनगंज की क्या है, वहाँ भी त्रिकोणीय मामला था। किशनगंज में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, वहाँ तो वहाँ की स्थिति अब उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ एनडीए के लिए अनुकूल तो नहीं है, एनडीए के अनुकूल नहीं है। हाँ इतनी बात स्पष्ट है। मोहम्मद जावेद जी सिटिंग सांसद हैं वहाँ के, इकलौते पिछले बार जीते थे वहाँ से, लेकिन अख्तरुल ईमान के लिए ओवैसी साहब आए थे, बड़ी भीड़ उन्होंने जुटाई थी, तो कहा जाए कि अख्तरुल ईमान आगे हैं या पीछे हैं? हमको नहीं लगता है कि ओवैसी साहब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ होगा। विधानसभा में तो था, विधानसभा में कई कारण थे, लेकिन हमको इस बार इस चुनाव में वहाँ बहुत इम्पैक्ट होगा ऐसा नहीं लग रहा है। हमको लगता है कांग्रेस का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हो सकता है, हो सकता है। और भागलपुर कांग्रेस बड़े दिनों के बाद मैदान में उतरी, अजीत शर्मा अगड़े जाति से वहाँ पर अजय मंडल को चुनौती दे रहे हैं। देखिए वही बात है कि कुछ कार्यकर्ताओं से आप बात करिए तो जो पहले नरेंद्र मोदी के विपरीत बोलते थे, कुछ भद्दी टिप्पणियां भी करते थे, तो कार्यकर्ता उसको भूले नहीं है, चाहे वो भागलपुर हो चाहे वो बांका हो। अच्छा, अब वो स्थिति कितनी सुधारी जा चुकी गई है इस पर निर्भर करता है वहाँ की जीत और हार। जदयू के लिए क्योंकि जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा को जो समर्थन करते हैं, जिस प्रकार के लोग, जो वर्ग है, जिनकी एक मानसिकता है, तो वो कितना उनके साथ गए हैं या गए भी, विरोध नहीं किया है, लेकिन कितने उत्साह के साथ उनके साथ लगे हैं, ये मायने रखता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यदि वोटिंग घट गई है इसका मतलब लोग निकले नहीं, छोड़ दिया, जाओ हम अपना काम करेंगे। भाजपा के वोटर ही नहीं निकले, हो सकता है। तो ये स्थिति है भागलपुर में। ठीक है, आप ऊपर में कुछ गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को मनाना, उनको तैयार करना, मन से तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। अजीत शर्मा के लिए माना जाए कि है कुछ फायदा है, निकल सकते हैं, पर स्थिति तो पहले से मजबूत है ही उनकी पक्का। हाँ, और बांका का क्या है, वहाँ तो दो यादवों की लड़ाई है, लेकिन यादवों की लड़ाई में एक यादव ऐसे जो कभी न कभी जो भाजपा का जो मान बिंदु है, जो जिसको लोग मानते हैं, उन पर भी विपरीत टिप्पणी, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो नीचे के कार्यकर्ता जो हैं, जो वोट देते हैं, वोट दिलाते हैं, कितना उनके साथ हुए, ये आकलन का विषय है। ये बहुत आसानी से नहीं कहा जा सकता। सटे हुए पड़ोसी लोकसभा मुंगेर में तो पीएम मोदी ने वहाँ भी जनसभा को संबोधित किया। देखिए, मोदी जी जनसभा को, यदि कोई किसी को इतने स्थिति में है भी तो उसमें मोदी हैं। और आज जो अररिया का जो मोदी जी का भाषण है, पीएम मोदी का भाषण, उसके बाद स्थिति जरूर बदली है, और इसका लाभ ये सारे जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनके लोगों को मिला है। मतलब 3 बजे के बाद आप देखेंगे, 3 बजे के पहले या ये दोपहर तक पहले तक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। 3 बजे के बाद लोग निकले हैं और लंबी लाइन लगी है। तो उसका असर बांका में भी है कि बांका में कुछ और भी देखने को मिल सकता है? बांका भी असर होगा उस पूरे क्षेत्र में हुआ है। पूरा क्षेत्र में हुआ। हाँ, पूरे क्षेत्र में हुआ है। लेकिन ये भी है कि इस बार जरूरी नहीं कि जदयू सभी 4 सीटों को वापस ले भी ले। हाँ, चुनाव है, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि उसके बारे में आप सहज आकलन नहीं कर सकते हैं। यदि आकलन भी करना हो तो 1-2 दिन का समय लगेगा, सभी जगह से लोगों से बात करना, डाटा लेना, तब अनुमान लगाना। यदि कोई कह रहा है कि फलाना जीत जाएगा, फलाना हार जाएगा, तो बिना आधार की बात कर रहे हैं। बिना आधार की बात। हाँ, क्योंकि स्थितियाँ तेजी से बदली हैं। जो कल बात थी वो आज बात नहीं रही है। और आज जो अररिया की सभा के बाद में जो स्थिति बदली है, जो एक वातावरण बना है, वो उसमें एक फोर्स है। मतलब कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी काम कर गई। बीजेपी की स्ट्रेटजी काम कर गई, या पीएम मोदी का भाषण जिस तेवर में उन्होंने दिया। चुनाव के समय जहाँ जहाँ चुनाव है उसके बगल में आप भाषण दे रहे थे, एक स्ट्रेटजी है? नहीं, स्ट्रेटजी भी हो सकती है। और दूसरी बात है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति आप कह सकते हैं, फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को लाना,
और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि भ्रामक आदर्श को स्थापित करना। भारत के अंदर में यही होता रहा है कि भ्रामक आदर्श को स्थापित कर देना। तो भ्रामक आदर्श बहुत घातक रहा है भारत के लिए। तो इस सारी बातों, भ्रामक आदर्श की जो सच्चाई होती है उसको पीएम मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। आप उसको चाहे सेकुलरिज्म के विपरीत कहिए या जो कहिए, लेकिन सच्चाई है, तथ्य यह है, सच्चाई है। उसको पीएम मोदी ने, बल्कि कह सकते हैं कि पीएम मोदी ये कृष्ण नीति के तहत ऐसा कर रहे हैं कि यदि कोई बाहर आगे से हमला कर रहा है, यदि हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो यदि हम पद पर रहेंगे तभी तो अच्छे काम करेंगे। तो इसके लिए एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि तेजस्वी यादव जो जनसभाएं कर रहे थे उसमें उनके साथ केवल और केवल एक ही नेता दिखाई दे रहे थे, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, और कहा जाता है कि सीमांचल में कुछ हैं निषादों की अच्छी संख्या है। क्या उसका असर सीमांचल में जो महागठबंधन की या कहिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनको फायदा होगा? अब इस तरह की बातों में जहाँ तक, पहले ये देखना होगा कि ये जो वीआईपी के निषाद जी हैं, निषादों के सर्वमान्य नेता हैं क्या? ये भी सब बड़ा सवाल है, क्योंकि निषादों में भी कई जगह क्षेत्र में अच्छे अच्छे नेता हुए हैं जिनकी बात वहाँ के निषाद मानते हैं। अब मुकेश सहनी जी सर्वमान्य नेता हैं क्या? यदि नहीं है तो इस प्रकार से उनको ले करके घूमने का कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा एक दिखाने के लिए हो सकता है, बस। तो देखिए आज जो वोटिंग हुई है 5 सीटों पर, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन देखिए स्पष्ट रुझान या कहिए आकलन निकालने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि लड़ाई कांटे की हुई है, लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी ने जो मुंगेर और अररिया में जनसभा को संबोधित किया है उसका असर भी पड़ा कि लास्ट में यानी कि आखिरी आते आते वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ। शुरू में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब रिजल्ट में ये कितना तब्दील हो पाएगा, किसके पक्ष में आएगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। और तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब तो बारी तीसरे चरण की शुरू हो जाएगी। 7 मई को वहां पर भी वोटिंग होंगे और धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।